हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक सुपर टाइम ट्रैवल सीरीज प्राइमेवल न्यू वर्ल्ड लेकर आई हूँ। एक दिन अचानक से कनाडा में अलग अलग जगहों पर नेचुरल पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं और इन पोर्टल्स के थ्रू वहाँ के सारे क्रीचर्स यानी डायनासोर, टी-रेक्स ऐसे अलग अलग चीजें 21वीं सदी में आने लगते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है, यही हम इस सीरीज में देखेंगे। इस सीरीज का सिर्फ एक ही सीजन है जिसमें टोटल 13 एपिसोड है, जिन्हें मैं 4 पार्ट्स में आने वाले दिनों में डालने वाली हूँ। सो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी की शुरुआत में हम 2 पैराग्लाइडर्स को देखते हैं जो एक बिल्डिंग से जंप करके एक पार्क में लैंड करने वाले थे। दोनों एक ऊंची बिल्डिंग से जंप मारते हैं और देखते देखते लड़की नीचे आ जाती है, लेकिन उसका दोस्त जैक कहीं पर भी नजर नहीं आता। अब वो रेडियो पर उसे बुलाने लगती है और तभी हम जैक को देखते हैं जो कि एक दूसरे ही बिल्डिंग के छत पर था और उसका पैराशूट किसी ने पकड़ा हुआ था। जैक जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो डरकर जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर टेरानोडॉन यानी कि एक तरह का डायनासोर होता है। अब जैक जोर जोर से चिल्ला रहा था लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता और वो क्रीचर उसे मार गिराता है। वहीं नीचे एक बहुत ही बड़ा पार्क होता है जिसमें हम इवान क्रॉस को देखते हैं जो अपने साथी ड्रेक के साथ किसी सिग्नल को ट्रैक कर रहा था। जैसे ही भागते हुए वो दोनों भी उस सिग्नल के पास आते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक पोर्टल खुला हुआ मिलता है, लेकिन पास जाते ही पोर्टल बंद हो जाता है। दरअसल काफी समय से इवान और ड्रेक इन दोनों को पार्क में काफी अजीब सी अनोमलीज यानी कि एक तरह के सिग्नल मिल रहे थे जो किसी तरह के दूसरे दुनिया के पोर्टल्स थे और ये लोग इन्हीं सिग्नल्स को काफी समय से ट्रैक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पोर्टल के नजदीक जाते उससे पहले ही पोर्टल बंद हो जाता, इसीलिए अभी तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिले थे। इवान एक बहुत ही बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक होता है। 5 साल पहले वो और उसकी पत्नी ब्रूक कहीं पे जा रहे थे और तभी इवान को कुछ ऐसे ही अजीब मैग्नेटिक फील्ड्स के सिग्नल मिले थे। वो सिग्नल पुराने मील से आ रहे थे जो पास में ही थी। अब इवान ब्रूक के मना करने के बावजूद तुरंत उस मील में सिग्नल्स को देखने के लिए निकल पड़ता है और ब्रूक को भी उसके पीछे आना पड़ता है। मील में आने पर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी एक एनर्जी इमिट हो रही थी, यानी एक तरह का पोर्टल खुला हुआ था। अब इवान उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है और तभी पीछे से एक बहुत ही बड़ा डायनासोर आ जाता है और ब्रूक को उधर ही मार डालता है। इवान अपनी पत्नी को बचा नहीं पाता। अब वो डायनासोर इवान को भी मारने आता है कि तभी कहीं से तो एक आदमी इवान को बचाता है। इवान देखता है कि ये आदमी एक सोल्जर की तरह है और उसके यूनिफॉर्म पर ARC ये लिखा हुआ था। उसी की मदद के कारण इवान जिंदा बच गया था। अब इवान को सोल्जर से एक डिवाइस भी मिल जाता है जिसे वो अपने पास रखता है। इसी घटना के बाद इवान ने अपने कंपनी में एक सीक्रेट डिवीजन बनाया था जो ऐसे ही सिग्नल्स और डायनासोर को या पोर्टल्स की खोज करता है। उसे समझ आ गया था कि इन पोर्टल्स के थ्रू इतिहास के भी पहले के जानवर यानी कि डायनासोर और अलग अलग प्रजाति इस तरफ आ जाती है। अगले दिन हम पार्क में जैक की लाश को देखते हैं जहां पुलिस के साथ साथ प्रेडेटर कंट्रोल डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए होते हैं और इसी डिवीजन में ड्रेक काम करता था जो इवान के साथ पिछले रात को इसी पार्क में उस पोर्टल को ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर ड्रेक की साथी ब्लेयर को हम देखते हैं। अब वो जैक की कंडीशन को चेक करके बताती है कि जैक पर जिस किसी ने भी अटैक किया था वो आम जानवर नहीं है। जैक के सारे ऑर्गन्स गायब है और उसका शरीर पूरा खुला हुआ है। ये किसी प्रेडेटर का ही अटैक है और ऐसा कोई भी जानवर शहर में तो मौजूद नहीं है। प्लस आसपास कोई खून भी नहीं था, तो शायद अटैक कहीं और ही हुआ होगा। अब यहाँ ड्रेक को पता था कि शायद ये अटैक डायनासोर का होगा, लेकिन वो ब्लेयर को ये बात नहीं बताता। तो यहाँ हम इवान को देखते हैं। वो अपने ऑफिस आता है और अपने एक खास साथी मैक को अपने इसी सीक्रेट मिशन में शामिल करता है और उसे टोबी नाम के अपने साइंटिस्ट से मिलवाता है। इवान टोबी को बताता है कि इस वीक में 3 बार उसे एनर्जी के सिग्नल्स पार्क में मिले थे, इसीलिए हमें वहाँ पर जाकर कुछ डिवाइसेस लगाने होंगे ताकि सिग्नल जल्दी से जल्दी रिसीव हो। इसीलिए अब तीनों भी पार्क में जाने निकलते हैं। ये पार्क बहुत ही बड़ा होता है
पार्क के दूसरे साइड पर हम देखते हैं दो लोग साइकिल पे सवार एक टनल में जाते हैं, लेकिन टनल से बहुत ही भारी रोशनी आ रही होती है, यानी वहाँ पर भी पोर्टल खुला था और अचानक से उनके ऊपर हमला हो जाता है और वो बेचारे दोनों भी मारे जाते हैं। अब यहाँ पार्क में इवान पहुँच जाता है और एक जगह पर अपना सिग्नल के लिए डिवाइस लगा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात ब्लेयर से होती है। ब्लेयर को देख वो उसे पहचान जाता है कि ये प्रेडेटर कंट्रोल डिपार्टमेंट से है। वो ब्लेयर से पूछता है कि क्या यहाँ पर वापस कोई अटैक हुआ था, लेकिन ब्लेयर उसे ज्यादा कुछ बताती नहीं है। तभी इन्हें अजीब सी जोर जोर की गुर्राने की आवाज आने लगती है। अब इनके पास कोई भी हथियार वगैरह नहीं था, इसीलिए दोनों भी चुपचाप वहाँ से बच निकलते हैं कि तभी इवान के ही डिवाइस बीप करने लगता है। उसे वापस से कोई और अनोमलीज मिली थी। ये देखकर इवान उसी तरफ भागने लगता है और ब्लेयर भी उसके पीछे जाती है और दोनों भी टनल के यहाँ पर आ पहुँचते हैं। इवान तुरंत टनल की फोटो निकालने लगता है कि तभी पीछे से गुर्राने की आवाज आने लगती है। ब्लेयर पीछे मुड़कर देखती है तो एक डायनासोर था। उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो इवान से कहती है कि कोई भी गड़बड़ मत करना, लेकिन इवान उस डायनासोर की फोटो खींचने लगता है। फ्लैश के कारण वो डायनासोर इनके ऊपर हमला करने आता है, जो देख ब्लेयर इवान को पकड़ के सीधा पोर्टल में ही जंप मारती है और दोनों भी डायनासोर के समय में चले जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे जानवर और उनके गुर्राने की आवाजें आने लगती है। वो जानवर भी पोर्टल क्रॉस करके इन पर हमला करने आता है। दोनों भी इस जगह को देखकर काफी डर गए थे। पोर्टल भी बंद होने वाला था। अब वो डायनासोर वापस इनके ऊपर हमला करने आए, इसके पहले ब्लेयर और इवन दोनों भी पोर्टल में जंप मार के वापस इस तरफ आ जाते हैं और पोर्टल बंद हो जाता है। अब ये सब कुछ यहाँ पर चल ही रहा था कि तभी एक अनजान आदमी एक फेक आईडी से इवन के ऑफिस में घुस आता है और उसके ऑफिस की तलाशी करने लगता है। उसे उसकी पत्नी का फोटो दिखाई देता है और उस फोटो को खोलने पर उसे वही डिवाइस मिलता है। यह डिवाइस इवान को उसी घटना से 6 साल पहले मिला था। अब वो आदमी उस डिवाइस को लेकर निकल पड़ता है। अब यहाँ पोर्टल से बाहर आने के बाद ब्लेयर की हालत बहुत ही खराब होती है, इसीलिए इवान उसे अपने ऑफिस में लेकर आता है। उसके साथ टोबी और मैग भी थे। ब्लेयर अभी भी काफी घबराई हुई, शौक और हैरान थी कि उसने अभी अभी क्या देखा, वो उस पोर्टल के थ्रू कहाँ गई थी और क्या हुआ। अब इवान उसे सारी हकीकत बताता है और कहता है कि तुम्हारा साथी ड्रेक भी हमारे साथ ही काम करता है। हम दोनों ऐसे ही पोर्टल काफी समय से ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद इवान अपने कंपनी के CFO यानी एंजेलिका को डायनासोर की फोटो दिखाता है, ताकि उसे भी पता चले कि उसका सीक्रेट डिपार्टमेंट क्या रिसर्च कर रहा है। अब इसी दरम्यान उन्हें ड्रेक का कॉल आता है। ड्रेक बताता है कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि वापस एक बहुत ही बड़ा प्रेडेटर का अटैक हुआ है एक पुराने मिल में, और वो उसी जगह रिसर्च करने के लिए जा रहा है। दरअसल उसे और ब्लेयर को एक साथ जाना था, लेकिन ब्लेयर अब यहाँ पे थी। तो इवान उसे कॉल करके तुरंत कहता है कि तुम 10 मिनट रुको, हम सभी लोग वहाँ आते हैं, तुम अकेले मत जाना। लेकिन ड्रेक कहता है उतना समय नहीं है, और वो अकेले ही अंदर जाता है। अब अंदर घुसने पर उसे काफी सारी लाशें मिलती है। ये लोग भी वैसे ही मरे थे और पूरा बॉडी ओपन था। वो तुरंत इवान और ब्लेयर को कॉल करके ये बताता है, जो कार से आ रहे थे वे लोग उसे तुरंत बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ड्रेक जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही वो क्रीचर आ जाता है। ड्रेक के पीछे ही वो क्रीचर आ गया था, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उस क्रीचर को देख उसके पैरों के तले जमीन ही धंस जाती है, और फोन पर ये लोग उसकी और क्रीचर की चीखें सुन पाते हैं। अब ये लोग वहाँ पहुँचते तब तक पुलिस आ गई थी और उन्हें ड्रेक की लाश मिलती है। उसी तरह अटैक हुआ था, जो देखकर ब्लेयर पूरी टूट जाती है। इवान थोड़ा दूर पर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसने थोड़े समय पहले उसके ऑफिस से वो डिवाइस चुराया था। उसके जैकेट पर भी ARC लोगो था, जो देख इवान समझ जाता है कि ये क्या कहने आया है। अब वो आदमी इवान को वो डिवाइस दिखाकर कहता है, ये मैंने वापस ले लिया है। तुम स्मार्ट बंदे हो, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम अपने रिसर्च को यहीं पर रोको। मुझे पता है ये सब कुछ अद्भुत है, लेकिन अगर इन पोर्टल की इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया को पता चली तो चीजें काफी बिगड़ जाएंगी। काफी सारे दुनिया से अलग अलग लोग यहाँ पे ट्रैवल करने आएंगे इन पोर्टल्स को देखने, और इसी तरह शिकार बढ़ते जाएगा। अब इवान पूछता है कि ये चीज एग्जैक्टली है क्या और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। तो वो कहता है कि ये पोर्टल जो खुलते हैं वो नेचर का ही एक फोर्स है और हम इन्हें नहीं रोक सकते। ये काफी समय से ऐसे ही पोर्टल्स ओपन होते आ रहे हैं। अब इवान उसे उसके कंपनी के बारे में पूछता है।
लेकिन वो आदमी सीक्रेट लॉ से बंधा हुआ था, इसीलिए कुछ नहीं कह पाता। वो बस इवान से इतना कहता है कि ये क्रीचर्स यानी डायनासोर इंसानों के लिए खतरा है और उन्हें वही छोड़ना चाहिए जहाँ से वे आए हैं। ये कहकर वो चला जाता है। तब तक वहाँ पे ब्लेयर आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि ऐसा एक और अटैक वापस अभी पार्क में हुआ है। एक पिता और बच्चा पार्क में थे और शायद पिता पर अटैक हुआ है और बच्चे को रेस्क्यू करना है। वही दूसरी जगह हम एंजेलिका यानी एंजी को देखते हैं। एंजी इवान की कंपनी को संभालती है। अब उसे सीक्रेट डिपार्टमेंट ने डायनासोर के पोर्टल्स की खोज की है और इससे उन्हें गवर्नमेंट से कोई ना कोई खतरा हो सकता है। इसीलिए वो अलग लोगों को कांटेक्ट करके ऐसा लॉयर या पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ रही थी जो इनके कंपनी को प्रोटेक्ट करे और उन्हें एलियन, ईटी या सुपरनैचुरल चीजों को हैंडल कैसे करते हैं ये पता चले। और ऐसे लोगों को कॉल करते हुए उसे प्रोजेक्ट मैग्नेट के बारे में पता चलता है, जो एक गवर्नमेंट का सीक्रेट डिपार्टमेंट था जो एलियन और सुपरनैचुरल चीजों को हैंडल करते हैं। अब वो तुरंत उनके ऑफिस में चली जाती है। ऑफिस काफी छोटा होता है जहाँ पे सिर्फ फाइल्स पड़ी हुई थी और एक ही बंदा उसे वहाँ पे मिलता है, लेफ्टिनेंट केन। अब एंजी को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन केन उसे बताता है कि प्रोजेक्ट मैग्नेट ये गवर्नमेंट का टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लो प्रोफाइल काम करते हैं और ये ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल रहा है। इनफैक्ट केन को इवान के बारे में भी पता है कि वो कोई चीजें ढूंढ रहा है। अब एंजी उसे बताती है कि यस, हमें कुछ देर पहले ही डायनासोर मिले हैं। तो केन कहता है कि आपको अगर किसी की भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं मदद करूंगा। अब एंजी वहाँ से निकल जाती है। अब इवान और उसकी टीम पार्क में आते हैं जहाँ पे बच्चा अटक गया था और पता नहीं कितने डायनासोर होंगे। वही पुलिस उस बच्चे की खोज करने जाने वाले थे। अब पुलिस डायनासोर का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे और उनसे ये सीक्रेट भी रखना था। इसीलिए इवान अब एंजी को कॉल करके कहता है कि क्या तुम इन पुलिस वालों को भगाकर मुझे और मेरी टीम को फुल एक्सेस दे सकते हो। अब एंजी तुरंत लेफ्टिनेंट केन को कॉल करती है और उसे कहती है कि इवान को उस पार्क का फुल एक्सेस चाहिए। अब केन कुछ एनवलप से कुछ सीक्रेट कोड्स वगैरह निकालता है और किसी हायर अथॉरिटीज को कॉल करके पुलिस को पार्क से हटने कहता है और पुलिस को तुरंत कॉल आता है और उन्हें उस साइड से निकल जाने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद इवान, मैक, ब्लेयर गन लेकर पार्क में जाते हैं। इवान वॉकी टॉकी से जो आदमी मर गया था उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि बच्चा एटलीस्ट रिप्लाई दे। तभी हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं जो आंसर करता है। वो काफी डरा हुआ था और एक जगह पे छुपा हुआ था और उसके ऊपर ही वो बहुत ही बड़ा डायनासोर था। वही दूसरी तरफ मैक ढूंढते हुए उस बच्चे के पास आ जाता है और उसे बचाने जाने ही वाला था कि तभी सामने उसे डायनासोर दिखाई देता है, इसीलिए वो पीछे हट जाता है। वही सामने की साइड से इवान और ब्लेयर भी आ जाते हैं। अब ये लोग प्लान करते हैं और ब्लेयर आगे से और मैक पीछे से काफी सारे ट्रैंक्विलाइजर के इंजेक्शन मारते हैं। जिसके बाद इवान पास में जाता है और तभी वो डायनासोर उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन देखते देखते बेहोश हो जाता है और तभी वे लोग उस बच्चे को लेकर सेफली निकल जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक और डायनासोर आ जाता है और अब वो इवान उस बच्चे को मारने ही वाला था कि तभी पहले वाला जो डायनासोर था वो किसी तरह उठता है और दूसरे डायनासोर से लड़ाई करने लगता है और उसे मार देता है। फिर पहले वाला भी बेहोश हो जाता है। दरअसल पहले वाला डायनासोर एक मादा थी और उस बच्चे को वो अपना बच्चा समझ रही थी, इसीलिए उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और इसीलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने बाद में आए डायनो पर हमला कर दिया था। खैर अब इसके बाद ये दोनों डायनासोर की बॉडीज को इवान अपने कंपनी में लेकर आता है फ्रीज जोन में और स्टोरेज में रख देता है। अब उसका स्टाफ वहां से जाने के बाद हम देखते हैं इवान एक दूसरे सेक्शन में आ जाता है जहां पर उसने उसी सोल्जर के बॉडी को फ्रीज करके रखा था जिसने 6 साल पहले अटैक में उसे बचाया था। यहाँ रिवील होता है कि उस अटैक में ये सोल्जर मारा गया होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है तब हम 2 ऑयल रिसर्चर्स को देखते हैं जो समुंदर में कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। दोनों भी अपने अलग अलग बोट पर थे और किनारे से कुछ ही दूरी पर थे। उनमें से एक लेडी मशीन चालू करने के लिए नीचे झुक जाती है और ऊपर आने पर देखती है कि अचानक से उसका साथी जो दूसरे बोट में था वो गायब हुआ है। वो आसपास उसे आवाज लगाने लगती है लेकिन वो कहीं गायब हो गया था। तभी दूसरी तरफ से अचानक से उसकी साथी की बोट समुंदर से ऊपर आने लगती है
उसका साथी गायब था। ये देखकर वो लेडी घबरा कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी हम एक अजीब सा क्रीचर्स उसके बोट के नीचे देखते हैं। उसके बोट को सीधा धक्का लग जाता है और वो भी बेचारी पानी में गिर जाती है। अब वो ऊपर आने लगती है और तभी पानी के अंदर वही क्रीचर को देखा जाता है जो इस लड़की को मार कर सीधा खा जाता है। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी जगह हम ब्लेयर को देखते हैं जो अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में कहीं जा रही होती है। तभी वहाँ पर लियो नाम का एक लड़का आता है जिसने पहले इनके ऑफिस में अप्लाई किया था। वो ब्लेयर से कहता है कि मेरे गांव में एक अजीब सा सी क्रीचर आया हुआ है, मैंने अपने फोन में उसे रिकॉर्ड किया है, और वो उसे एक वीडियो दिखाता है। ये वीडियो देखकर ब्लेयर हैरान हो जाती है। इसमें करीब करीब 20 फुट का सांप जैसा कोई क्रीचर था समुद्र में। अब ब्लेयर उसके साथ समुद्र के यहाँ जाने का डिसाइड करती है। यहाँ दूसरी तरफ इवान के टीम को देखते हैं जिन्होंने पूरे शहर में एक नेटवर्क बनाया होता है जहाँ वो देख पा रहे थे कि कहाँ पर वो वर्म होल ओपन हो रहे हैं, लेकिन इनका सॉफ्टवेयर पूरे ही शहर में वो वर्म होल के सिग्नल दिखा रहा था। तभी इवान को रियलाइज होता है कि ये सिग्नल्स फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी कि किसी हॉस्पिटल के MRI मशीन या रेडियो के सिग्नल कलेक्ट कर रहा है। तभी उन्हें समुद्र के किनारे एक जगह पे सिग्नल दिखाई देता है। अब समुद्र के आसपास तो कोई हॉस्पिटल नहीं था, यानी कि ये रियल वर्म होल था। अब यही देखने के लिए इवान और उसका साथी मैक वहाँ जाने निकलते हैं। दूसरी जगह लियो और ब्लेयर भी इसी जगह पर आ गए होते हैं। दरअसल यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ऑयल कंपनी थी और उसके खिलाफ यहाँ पर लोग कुछ धरने पे बैठे थे। ब्लेयर जैसे ही यहाँ उतरती है तब वो पुलिस ऑफिसर हार्लो को देखती है जो उसका फ्रेंड होता है। अब हार्लो बताता है कि यहाँ पर कल 2 ऑयल के एम्प्लॉय आए थे और अचानक से गायब हुए हैं। उन्हीं की पूछताछ करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। खैर अब लियो ब्लेयर को लेकर समुद्र के किनारे आता है जहाँ पे ऑलरेडी इवान और मैक होते हैं। इवान और मैक देखते हैं कि समुद्र के नीचे भी एक पोर्टल खुला हुआ है जहाँ पर काफी ज्यादा चमक रहा होता है। अब ब्लेयर और लियो भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी वे लोग उसी बहुत ही बड़े क्रीचर्स को देखते हैं समुद्र के यहाँ पे जाते हुए जो वर्म होल से निकलता है। अब लियो बताता है कि हमारे कल्चर में इस क्रीचर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, शायद इसे हमारे पूर्वजों ने भी देखा था, यानी कि ये पोर्टल काफी सदियों से ओपन होते आ रहा है। अब इस क्रीचर को वापस होल में भेजना था, ये होल बंद होने से पहले, वरना यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम होती। इसीलिए इवान प्लान बनाता है और मैक एक बोट अरेंज करके समुद्र में जाता है उस क्रीचर को ल्यूर करने के लिए। वही इवान आसपास का एरिया देख रहा होता है कि तभी उसे उस सी मॉन्स्टर का कुछ वेस्ट दिखाई देता है जिसमें कुछ इंसानों की खोपड़ी, कंकाल, कुछ कपड़े, गॉगल्स वगैरह भी थे। वो तुरंत उसकी फोटो निकालता है और ब्लेयर को सेंड करता है। वही ब्लेयर को समुद्र में वो बोट मिलती है जहाँ पे वो रिसर्चर मारे गए थे। तभी इवान कॉल करके उसे वो वेस्ट वाली बात बताता है, जिसे देखकर ब्लेयर बताती है कि वो वेस्ट नहीं है, कुछ और है। आगे वो कहती है कि शायद ये क्रीचर एक तरह का सी सर्पेंट है, यानी कि समुद्र में रहने वाला सांप जो जमीन पर भी आ सकता है। तुम्हें उस जगह से भागना होगा वरना तुम्हारी जान खतरे में है। तभी इवान को सामने ही एक टनल दिखाई देती है और उसे लगता है कि वो सांप इसी टनल के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। इसलिए वो बेवकूफ भी अपना सारा सामान लेकर टनल के अंदर जाता है क्योंकि उसे प्रूफ चाहिए था। वही लियो भी उसे देख लेता है और उसके पीछे पीछे जाता है। अब टनल में उस क्रीचर को ढूंढ रहे थे कि तभी वो क्रीचर इनके पीछे आ जाता है। अब डरकर ये दोनों भी एक के ऊपर एक चढ़कर छुप जाते हैं एक टाकी के यहाँ पे, लेकिन वो क्रीचर अब ऊपर आने लगता है और इन पर हमला करने ही वाला था कि तभी ऊपर से ब्लेयर वो ढक्कन खोल देती है और दोनों भी ऊपर आकर बच जाते हैं। लेकिन अब वो क्रीचर इनके हाथ से निकल गया था, इन्हें उसे ढूंढना था। अब दोनों भी टनल के दूसरे एंड में आते हैं जहाँ पे ऑल टाइम की कंपनी थी। अब ये दोनों जैसे ही उस कंपनी का शटर खोलते हैं वैसे ही वो क्रीचर अंदर आ जाता है। अब दोनों भी डर जाते हैं और ब्लेयर एक तरफ छुप जाती है, लेकिन वो क्रीचर ब्लेयर की तरफ ही बढ़ने लगता है। अब उसकी जान बचाने के लिए इवान वहाँ से भागने लगता है। अब क्रीचर उसके पीछे पीछे भागने लगता है और अंत में किसी तरह वो ऊपर चला जाता है, लेकिन क्रीचर उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अब वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर हार्लो आ जाता है, ब्लेयर का दोस्त, और क्रीचर का ध्यान खींचने लगता है। इसी दरम्यान बाहर जो धरना लगा रहे होते हैं लोग, वो जोर जोर से ड्रम बजाने लगते हैं, जिसके कारण वो क्रीचर यहाँ से भाग जाता है।
यहाँ मैक बताता है कि वो क्रीचर वापस समुद्र में आ गया है, लेकिन अब पोर्टल बंद हो चुका है। लेकिन थोड़े समय के बाद टोबी बताती है कि वहाँ पे वापस एनर्जी आ रही है, यानी पोर्टल खुल गया है। इससे पहले कि वो बंद हो, हमें उस क्रीचर को अंदर भेजना होगा। इसीलिए अब मैक जो बोट में होता है वो कुछ सामान इकट्ठा करता है और खुद उस सामान के साथ पानी में जंप मारता है। अब इस आवाज के कारण वो क्रीचर इसे खाने के लिए आता है, लेकिन वो जैसे ही मैक को निगलने वाला था उसके पहले ही वो वहाँ से हट जाता है और क्रीचर सीधा सामने के पोर्टल में ही वापस चला जाता है और उसी के साथ पोर्टल बंद हो जाता है। और इसी तरह अब इन्होंने एक और पोर्टल बंद कर दिया था और लोगों की जान बचाई थी। अगर ये पोर्टल वापस ओपन होता है तो इसकी रिसर्च अब लियो करने वाला था। वही अब आखिरी में ब्लेयर इवान के साथ उसकी टीम में काम करने वाली थी। दोस्तों ये था सेकेंड एपिसोड। इसके आगे की सीरीज में कल अपलोड कर रही हूँ, सो स्टे ट्यून। दोस्तों आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।